हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम और आज इस लेसन में हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। श्वसन वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करता है, श्वसन कहलाता है। श्वसन की प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है। इस प्रक्रिया में एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें जीवों द्वारा प्राप्त पोषक तत्वों से जैव रासायनिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट जो भोजन से प्राप्त होता है का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रमों को संपन्न करने में होता है। तो आप क्या समझे, सांस लेना और श्वसन थोड़ा सा अंतर है। सांस लेना मतलब ऑक्सीजन का फेफड़ों में ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये हुआ सांस लेना। श्वसन क्या है? ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, कोशिकाओं में पहुंचकर उसका ऑक्सीकरण होना, उससे ऊर्जा का निकलना और फिर बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना। ये पूरी प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन या श्वसन के भाग है। तो श्वसन की प्रक्रिया को दो चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले चरण में ग्लूकोज का विघटन पाइरूवेट, कोशिका के अंदर क्या होता है वो बता रहे हैं। पहले चरण में कोशिका का विघटन पाइरूवेट अम्ल में होता है। पाइरूवेट में कोशिका टूट जाती है, ग्लूकोज टूट जाता है, सॉरी। ग्लूकोज के अणु में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, जबकि पाइरूवेट अम्ल में कार्बन के 3 परमाणु होते हैं। ग्लूकोज का विघटन कोशिका द्रव्य में होता है। तो पहले कोशिका द्रव्य में जाकर ग्लूकोज पाइरूवेट में बदल जाती है। फिर दूसरे चरण में पाइरूवेट का विघटन कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल या फिर लैक्टिक अम्ल में हो सकता है जो वायु की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रक्रम को किण्वन के समय यीस्ट में भी होता है। या फिर पाइरूवेट का विघटन, यह प्रक्रिया वायु की उपस्थिति में हो सकती है। पाइरूवेट का विघटन कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में हो सकता है। इस प्रक्रिया में पाइरूवेट विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा यदि वायु उपस्थित है तो। यदि नहीं है तो या तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में बदल जाएगा या फिर वो लैक्टिक अम्ल में बदलेगा। वो कब बदलेगा ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक अवायवीय श्वसन, दूसरा वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। यह प्रक्रिया किण्वन के समय यीस्ट में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट अम्ल के विघटन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ इथेनॉल की जगह लैक्टिक एसिड भी बनता है। लैक्टिक अम्ल का बनना परिस्थिति विशेष पर निर्भर करता है। यहाँ सामान्य बात हम ये समझे कि यदि जीवाणुओं में या सूक्ष्म जीवों में ये विघटन हो रहा है तो वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे पाइरूवेट अम्ल से विघटन के द्वारा। अवायवीय श्वसन में इनका ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। लेकिन यदि हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल बनता है और उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेती है हमारी मांसपेशियां। तो इसी कारण से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन या सूजन आ जाती है। वायवीय श्वसन, वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन की प्रक्रिया में पाइरूवेट अम्ल विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन की प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन है। वायवीय श्वसन से बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है जबकि अवायवीय श्वसन से बहुत कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। आप इसे चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में गया, कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में बदल गया। ये 6 कार्बन अणुओं वाला है जबकि पाइरूवेट 3 कार्बन अणुओं वाला है। अब परिस्थिति पर निर्भर करेगा। यदि यीस्ट की हम बात करें, किसी जीवाणु की बात करें तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तो यह इसको एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा और ऊर्जा प्राप्त करेगा। अगर हमारी मांसपेशियों की बात की जाए तो ऑक्सीजन यदि हमारी मांसपेशियों को पूरे न मिले और हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, कोई लगातार काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो ऑक्सीजन के अभाव में मांसपेशियां पाइरूवेट को लैक्टिक अम्ल में बदल देती हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेती हैं बिना ऑक्सीजन के। ध्यान रखिए, ऐसा ऑक्सीजन के अभाव में होता है। लेकिन यदि कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाती है और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा निकलती है।
तो ये हमने दो प्रकार के वायवीय और अवायवीय दो प्रकार का श्वसन पढ़ा हमने। वायवीय जिसमें वायु उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है, और अवायवीय जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो हमने बताया कि यदि यीस्ट में होगा या किसी सूक्ष्म जीव में होगा तो एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, लेकिन यदि अवायवीय श्वसन मांसपेशियों में होता है तो लैक्टिक अम्ल बनाएगा, और दोनों ही मामलों में बहुत कम मात्रा में ऊर्जा भी प्राप्त होगी। मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन क्यों होता है? कभी कभी अधिक भागदौड़ या दौड़ने पर हमारी मांसपेशियां कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। हमारा ज्यादा जो ऑक्सीजन मांसपेशियों में थी वो तो ऑक्सीजन शुरू में ही मांसपेशियां अपने ऊर्जा के लिए उपयोग कर लेंगे, अब और ऑक्सीजन नहीं है। तो इस स्थिति में ऊर्जा प्राप्ति के लिए पायरुवेट अम्ल का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी मांसपेशियों में ऐंठन या क्रैम्प या सूजन हो जाती है। आराम करने या मालिश करने पर लैक्टिक अम्ल विघटित होकर एथेनॉल और जल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है, और इससे मांसपेशियों में होने वाले दर्द या ऐंठन खत्म हो जाता है तथा आराम मिलता है। तो वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन में उपस्थिति अनिवार्य है। अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। तो ऑक्सीजन ग्रहण कैसे करेंगे? पादपों में गैसों का आदान प्रदान। पादपों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के छिद्र द्वारा होता है, और अंतरकोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हों। यहां कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। यह कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही होती तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया होती है। दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है तथा कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। इस समय अर्थात दिन में प्रकाश संश्लेषण में प्राप्त ऑक्सीजन का निकलना ही मुख्य घटना है। तो आप ऐसा समझिए कि पौधे भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड दिन में नहीं छोड़ते, क्योंकि दिन में तो उसी को प्रकाश कर लेते हैं, वो प्रकाश में उपयोग कर लेते हैं, रात में जो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसे वो बाहर छोड़ते हैं। तो ये तो थी पादपों के बारे में। जलीय जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? जलीय जीव श्वास लेने के लिए जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसके लिए जलीय जीवों में गलफड़े का विकास हुआ है, जिसकी मदद से वह श्वास लेते हैं। क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में कम होती है, अतः जलीय जीवों के श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा तेज होती है। मछली जो एक जलीय जीव है अपने मुख के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे गलफड़ों में पहुंचाती है। यहाँ विलेय ऑक्सीजन रुधिर में अवशोषित हो जाती है। तो मछलियां जो है वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही जल से निकालकर श्वसन में उपयोग करती हैं। स्थलीय जीवों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है ये समझ लेते हैं। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न स्थलीय जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है, परंतु इन सभी अंगों की रचना समान होती है जो उसके स्थलीय क्षेत्रफल को बढ़ाती है। जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। चूंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है, जिसके कारण इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से इस अंग शरीर के अंदर अवस्थित होती है और इस क्षेत्र में वायु आने का एक रास्ता होता है। इसके अतिरिक्त जहां ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर जाने के लिए एक क्रियाविधि होती है। तो मानव में श्वसन तंत्र के बारे में, मानव में श्वसन कैसे होता है और श्वसन तंत्र की संरचना को जरा हम यहां समझ लेते हैं। तो मनुष्यों में श्वसन एवं श्वसन तंत्र। मनुष्यों में श्वसन के लिए एक श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। सबसे पहला नासिका या नासाद्वार। इसमें नासा गुहा भी रहती है। मनुष्य में वायु नासाद्वार से होकर शरीर के अंदर जाती है। नासाद्वार के ठीक अंदर महीन बाल होते हैं। ये बाल अंदर जाने वाली वायु को निश्चलित कर देते हैं, जिससे वायु धूल और दूसरी अशुद्धियों से मुक्त हो जाती है।
इस मार्ग में श्लेष्मा की परत भी रहती है जो वायु में धूल और अशुद्धियों से रहित करने में सहायक है। साथ ही नासा गुहा में रक्त वाहिकाएं बहुत नजदीक से गुजरती हैं त्वचा के, इस कारण वायु थोड़ी गर्म भी हो जाती है। आप देखेंगे सर्दियों में यदि आप मुंह से सांस ले रहे हैं तो आपका गला ठंडा हो जाएगा, जबकि नाक से सांस लेने पर ऐसा ज्यादा नहीं होता है। इससे अगला नंबर 2 पर रहता है श्वास नली। नासा द्वार से वायु कंठ में पहुंचती है, जहां से श्वास नली द्वारा फेफड़े या फुफ्फुस में पहुंचती है। श्वास नली में उपास्थि वलय बने होते हैं और यह एक सुनिश्चित करता है कि वायु का मार्ग निपतित ना हो, यानी कि सिकुड़ ना जाए। तो ये जो कंठ में हमारे वलय होते हैं, उपास्थि वलय होते हैं, ये श्वास नली को सिकुड़ने नहीं देते, जिससे वो चिपकती नहीं है। उसके बाद श्वसनी। श्वास नली आगे जाकर 2 भागों में, 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसे श्वास नली कहा जाता है, श्वसनी कहा जाता है। श्वसनी के एक एक शाखा एक एक फेफड़े में जाती है। अब यहां प्रारंभ हो जाते हैं फुफ्फुस यानी कि फेफड़े। मनुष्य में एक जोड़ी अर्थात 2 फुफ्फुस होते हैं। फेफड़ों की आंतरिक संरचना निम्न प्रकार से होती है। फेफड़ों के अंदर जाकर श्वसनी बहुत महीन महीन श्वसनिकाओं में बदल जाती है। श्वसनी आगे चलकर पुनः कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इन छोटी छोटी शाखाओं को श्वसनिकाएं कहा जाता है। उसके बाद है कुपिकाएं। श्वसनिकाएं फेफड़ों के अंदर पहुंचकर अंत में गुब्बारे जैसी संरचनाओं में अंतकृत बदल जाती हैं। गुब्बारे जैसी संरचनाओं में बदल जाती हैं। ये रचनाएं कुपिकाएं कहलाती हैं। कुपिकाएं नासा द्वार से आने वाली वायु को एक सतह उपलब्ध कराती हैं, जिससे गैसों का विनिमय हो सके। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है और कुपिकाएं केवल एक कोशिकीय मोटाई की होती हैं। आप अगर प्रश्न का उत्तर याद करना चाहते हैं तो इसी तरह हेडिंग बनाकर याद करिए, इससे आसानी रहेगी, याद करना आसान होगा और आप भूलेंगे नहीं। क्रम जरूर याद रखिए। तो यहाँ आप मानव श्वसन तंत्र का चित्र देख सकते हैं। ये हमारी नासा द्वार है। नासा द्वार के बाद ये नासा गुहा, नासा गुहा के बाद ये श्वास नली, फिर ये श्वसनी, श्वसनी के बाद ये महीन महीन श्वसनिकाएं, श्वसनिकाओं के ऊपर कुपिकाएं रहती हैं। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये श्वसनिकाएं जो हैं इनके ऊपर छोटे छोटे कुपिकाएं हैं। ये कुपिकाएं जो हैं ये असल में गैसों के विनिमय का स्थान है। नीचे की ओर डायफ्राम रहता है। ये डायफ्राम जो है सांस लेने में सहायता करता है। इसे हम आगे पढ़ेंगे कैसे सहायता करता है। आप यहाँ अब वास्तविक चित्र देख सकते हैं। यहाँ देखिए नासा द्वार है, ये नासा गुहा जिसमें वायु थोड़ी गर्म हो जाती है और श्लेष्मा चिपचिपा रहता है, जिसमें धूल आदि कण चिपक जाते हैं। फिर ये गले से होती हुई श्वास नली में प्रवेश करती है। ये श्वास नली पर वलय हैं उपास्थि के जो इसे सिकुड़ने नहीं देते हैं। फिर श्वास नली से बनती है श्वसनी, श्वसनी से श्वसनिकाएं और ये जो सब आप देख रहे हैं ये सारी बहुत महीन महीन गुब्बारे जैसी कुपिकाएं हैं। सांस लेने की प्रक्रिया, हम सांस कैसे ले पाते हैं? सांस लेने की प्रक्रिया 2 भागों में बांटी जा सकती है। एक अंतः श्वसन, सांस का अंदर लेना, एक बाह्य श्वसन, बाहर श्वास को छोड़ना। अंतः श्वसन, जब हम श्वास लेते हैं तब हम अपनी पसलियों को उठाते हैं और अंदर डायफ्राम को सपाट कर देते हैं। पसलियां ऊपर की ओर उठ जाती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा वायु अंदर फुफ्फुस में खिंच जाती है, जहां यह कुपिकाएं भर जाती हैं और गैसों का विनिमय होता है और वायु में से CO2 का विसरण रक्त में और फुफ्फुस से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण फुफ्फुस की गुहा में हो जाता है। ध्यान रखिए यहां भी दाब का अंतर है। जब हमारी पसलियां ऊपर की ओर उठती है और डायफ्राम नीचे जाता है तो अंदर का आयतन बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है और वायु दाब कम हो जाता है। तो बाहर वायु दाब ज्यादा है, अंदर कम है, तो इसलिए वायु बाहर से अंदर की ओर अपने आप चली जाती है। इसी तरह बाह्य श्वसन, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारी पसलियां अपनी सामान्य अवस्था में आ जाती हैं। डायफ्राम ऊपर की ओर उठ जाता है, उत्तल हो जाता है। इस नीचे से फुफ्फुस पर दबाव डालता है। इस तरह अंदर का जो आयतन है वो कम हो जाता है, क्षेत्रफल कम हो जाता है और क्षेत्रफल कम होने से अंदर वायु दाब बढ़ जाता है। तो वायु फुफ्फुस से बाहर की ओर अधिक दबाव के कारण, कम दबाव बाहर है, वायु फेफड़ों में अंदर ज्यादा दबाव हो गया तो वायु बाहर की ओर निकल जाती है। सामान्य श्वसन, सांस लेने के चक्र में फुफ्फुस में कुछ वायु सदैव ही रहती है, जिसे अवशिष्ट आयतन कहते हैं। इससे कुपिकाओं को ऑक्सीजन अवशोषित करने के लिए उपयुक्त समय मिल जाता है।
यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पसलियां हैं, पसलियां ऊपर की ओर उठते हुए आप देख सकते हैं। ये जब ऊपर की ओर उठ रही है तो डायफ्राम नीचे आ रहा है और इसे इनहेल कर रहा है, और ये रेस्ट पोजीशन अब देखिए इनहेल हो रहा है, फैल गई है, और ये नीचे डायफ्राम नीचे आ रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है और पसलियां नीचे आ रही हैं तो अंदर का आयतन देखिए घट जाता है और तुरंत श्वास बाहर जा रहा है। तो ये है श्वास लेने की प्रक्रिया। तो इसके साथ ही अगला हिस्से में जल्दी ही आएंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।